नमस्कार। मैं डॉक्टर आर के त्रिपाठी, एसोसिएट प्रोफेसर नारायण कॉलेज शोकोहाबाद आज आपको एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में विस्तार से बताऊंगा। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से पहले मैं आपको बताऊंगा कि पर्यावरण क्या है। जैसा कि सभी जानते हैं, बहुत ही प्रचलित शब्द है पर्यावरण। हमारे चारों तरफ जहाँ हम रहते हैं उसके चारों तरफ मीन्स परिता, जो भी आवरण होता है वो कहलाता है पर्यावरण। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कुछ फैक्टर्स होते हैं जैविक होते हैं, कुछ अजैविक होते हैं। जो जैविक फैक्टर्स होते हैं उसमें पौधे हैं, जानवर हैं, मानव हैं, विभिन्न प्रकार के जीवाणु हैं, ये तो जैविक हो गए। और जो अजैविक फैक्टर्स हैं उसमें है हवा है, वायु है, पृथ्वी है, पहाड़ हैं और बहुत सारे ऐसे तत्व जिनके अंदर जीवन नहीं है वो आते हैं। तो पर्यावरण का अर्थ समझ में आया होगा। और इसके साथ साथ एक टॉपिक जुड़ा हुआ है जिससे कहते हैं वन संरक्षण। वन क्या होता है? फॉरेस्ट एक ऐसा स्थान जो चारों तरफ से ग्रीनरी से आच्छादित हो, कवर्ड बाय द प्लांट्स, कवर्ड बाय द बुशेस, दैट इज ए फॉरेस्ट। अब हमें दोनों का ही संरक्षण करना है, पर्यावरण का और वन का, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पर्यावरण का संरक्षण के संबंध में जिसके अंतर्गत बहुत सारे घटक आते हैं, जिसमें कि सबसे मुख्य है वायु, फिर है जल, फिर है हमारा मृदा। तो इसके संरक्षण के लिए हम क्या करें? सबसे पहले हम अपने वायु को संरक्षित करें जिससे कि हमें मिलने वाली प्राण वायु शुद्ध हो। हमें जो पानी हम पीते हैं वो पानी का स्रोत शुद्ध हो, जिसमें हम अपनी फसल का उत्पादन करते हैं वो लगातार अपने मूल रूप से विक्षिप्त होती चली जा रही है, ऐसी मृदा, उसका हम संरक्षण करें। इसी तरह से जो वन संपदा है, जो वन हम चारों तरफ देखते हैं, इनका हम संरक्षण करें, इनको हम कटने से रोकें, इनको हम गिरने से रोकें। हम नए पेड़ पौधे लगाएं जिससे कि हम स्वयं सुरक्षित रहें, मुझे अच्छा सा वातावरण प्रदान हो सके, मुझे अच्छी सी वायु मिले, मुझे अच्छा सा पानी मिले और मुझे अच्छी सी मृदा मिले, जिससे कि हम प्राणी का जीवन साकार हो सके और हम स्वस्थ वातावरण में जीवित रह सकें। ये पूरा जो टॉपिक है इसी पर आधारित है। इसमें कि विस्तार से चर्चा की गई है कि हम अपने पर्यावरण का कैसे प्रोटेक्शन करें। साथ ही साथ अगर हम वन का संरक्षण करेंगे तभी हमारे वन का प्रोटेक्शन, तभी हमारे इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन हो सकेगा। इसमें वृक्षों के द्वारा सघन रूप से ढका हुआ विस्तृत स्थानीय क्षेत्र वन कहलाता है। वनस्पतियों का अधिकांश भाग वनों में ही पाया जाता है। विस्तार के अतिरिक्त वनों में वनस्पतियों की विविधता भी पाई जाती है। देयर इज ए डाइवर्सिटी इन द फॉरेस्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ plant, different of or living organism and their varieties are found into the forest। वन किसी भी देश की अमूल्य संपत्ति होते हैं। वन से न केवल जलवायु प्रभावित होती है बल्कि उद्योगों के लिए कच्चा माल, अनेक साधन भी प्राप्त होते हैं। वनों का संरक्षण इस दृष्टिकोण से तो बहुत ही आवश्यक होता है, लेकिन समूचे क्षेत्र एवं प्रदेश में बढ़ते तापक्रम, वर्षा, आर्द्रता व पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखने की दृष्टि से भी ये वन महत्वपूर्ण है। इसलिए वन हमारे लिए वरदान होते हैं। वनों द्वारा हम कैसे प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं, ये कुछ पॉइंट्स जो दिए गए हैं इनको आप ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखें और इस पर गहनता से विचार करें। वनों द्वारा मृदा का संरक्षण होता है क्योंकि वनों से जल एवं वायु द्वारा मृदा का अपरदन नहीं होता। बहते हुए वर्षा के जल को रोककर वन बाढ़ को रोकते हैं। वनों की वनस्पति आवरण मृदा से बाष्पीकरण को
रोकने में सहायता मिलती है। वनों द्वारा वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का संतुलन भी बना रहता है। वनों द्वारा वातावरण हमारा स्वच्छ रहता है, क्योंकि वनों से हमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड हम इमिट करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी चिमनियों के द्वारा, हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा वायुमंडल में रहती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को वन अधिशोषित करके भोजन का निर्माण करते हैं, और जिससे कि जो हमारे वायुमंडल में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम हो जाती है और हम सुरक्षित हो जाते हैं। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड को भी वन शोषित करते हैं। वनों द्वारा जीव जंतुओं को खाद्य पदार्थ मिलता है तथा आवास उपलब्ध होता है। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, फल हैं, कितने प्रकार के फलों को हम वनों से प्राप्त करते हैं, आवास प्राप्त करते हैं हम स्वयं, और जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं वो सारे सूक्ष्म जीव वनों के ऊपर निर्भर करते हैं। यानी कितने सूक्ष्म जीवों का, कितने चिड़ियों का, कितने ही ऐसे जीव जंतुओं का आवास वन ही होता है। वन शीतकाल में तापक्रम की वृद्धि एवं ग्रीष्मकाल में तापक्रम को कम करने में जलवायु को नियंत्रित करते हैं और हमें सहायता और सहूलियत प्रदान करते हैं। वनों द्वारा उपलब्ध पेड़ पौधों की पत्तियों से कंपोस्ट खाद बनाई जाती है, जो मृदा उर्वरता में वृद्धि करती है। इसमें क्या करते हैं कि वनों की जो पत्तियां हैं, वनों से प्राप्त जो कार्बनिक पदार्थ है, उनको हम एकत्रित करके गड्ढे में डाल देते हैं और सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। कभी कभी वन के पेड़ के नीचे पत्तियां एकत्रित होती रहती हैं और नीचे खाद सड़ती रहती है, पत्तियां सड़ती रहती हैं और वो खाद के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। जब हम इनको किसी खेत में डालते हैं तो उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। वन वायुमंडलीय आर्द्रता को नियंत्रित करके वर्षा में सहायक होते हैं और वनों से अनेक प्रकार के हमें औषधीय पौधे मिलते हैं जो दवाइयों के निर्माण में प्रयोग आते हैं। वन वायु के वेग को रोकते हैं, जिससे कि विभिन्न प्रकार के भूकंप और बड़ी बड़ी आंधियां भी वनों के द्वारा ही रोकी जाती हैं। वनों के दुरुपयोग एवं उन्हें क्षय से बचाने के लिए वन संरक्षण बहुत ही अनिवार्य है। वनों के संरक्षण का तात्पर्य समस्त पेड़ पौधों से है। मानव जीवन के लिए वनों के महत्व को देखते हुए हमें किसी भी मूल्य पर इन्हें संरक्षण प्रदान करना चाहिए। इन वनों को फसल के रूप में मानना आवश्यक है। फसलों की तरह वनों से वृक्षों को काटने के साथ साथ कटे हुए वृक्ष के स्थान पर हमें नए वृक्ष लगाना चाहिए। अगर पुराने वृक्ष नष्ट हो जाएंगे तो वन संपदा नष्ट हो जाएगी। इस वन संपदा को बचाने के लिए हम क्या करेंगे कि नए वृक्षों को लगाएंगे, तभी हम अपनी वन की संपत्ति को संरक्षित कर सकते हैं। वन संरक्षण के लिए कुछ बहुत सारे जो उपाय किए जाते हैं हम अमूमन करते हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता या सरकार के द्वारा जो किए जाते हैं, इसकी जागरूकता लाना भी बहुत आवश्यक है। ये महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं। वन की अविवेक पूर्व कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए। जिन स्थानों पर विशेष परिस्थिति में वन काटना अनिवार्य हो, उस स्थान पर कटे हुए वृक्ष की जगह नए वृक्ष लगाना चाहिए। शिफ्टिंग खेती पद्धति एवं झूम कल्टीवेशन पर बिल्कुल प्रतिबंध लगा देना चाहिए। झूम कल्टीवेशन और शिफ्ट कल्टीवेशन होता है कि हम अपनी पूरी जनरेशन को, अपने पूरे परिवार से जो आदिवासी लोग हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक शिफ्ट करते रहते हैं, अपना डेरा डालते रहते हैं और जहाँ पर वो बसते हैं उस जगह पर, उस क्षेत्र के वो वनों को काट करके उस पर खेती करते हैं। इसको हम कहते हैं झूम खेती। तो इस पे हमें लगाम लगाना चाहिए, इस पे हमें रोक लगाना चाहिए। नए लगाए हुए वृक्षों तथा वनों की सुरक्षा के लिए भी हमें समुचित प्रबंध करना चाहिए। वन न खराब हों, वन न टूटें, वनों में दीमक न लगे, वनों में आग न लगे, ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि हमारे वन सुरक्षित रहें। जंगलों को आग से बचाने के लिए समुचित प्रबंध करना चाहिए।
वनों द्वारा वैज्ञानिक विधि से लकड़ी को काटना और निकालना चाहिए। जब वन गिर जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो क्या होते हैं, एक पेड़ दूसरे पेड़ को गिरा देता है। अतः हमें क्या करना चाहिए कि हमें ऐसी विधि अपना, तो बड़े बड़े कटर आ गए हैं, उन कटर की सहायता से वन की लकड़ी को धीरे से काटना चाहिए और काट करके निकालना चाहिए, जिससे कि पुराने हमारे जो पेड़ हैं वो नष्ट ना हो सके। वनों से केवल ऐसे ही पेड़ काटना चाहिए जो पूर्णतः परिपक्व हो चुके हैं तथा जिनका भविष्य में विकास संभव नहीं है। वृक्षों को काटते, गिराते और वनों से निकालने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नए पौधे क्षतिग्रस्त ना हो। बहुत ही टेक्निक से, विदेशों में ये टेक्निक अपनाई जाती है कि मशीन से काट करके धीरे से पेड़ के टुकड़े करके उनको हम निकाल लेते हैं, अन्य पौधे प्रभावित नहीं होते हैं। वहाँ पर ये भी टेक्निक है, पूरा जड़ सहित पौधा नीचे से निकाल करके जहाँ पर हमें उसे रोपित करना है वहाँ पर हम रोप देते हैं और पुराने पौधे को, जो चल नहीं रहा है पौधा, उसको धीरे से निकाल करके रिप्लेस कर देते हैं। वृक्षों को काटने, गिराने तथा वन से निकालने में इस विधि पर ध्यान रखना चाहिए कि नए पौधे ना टूट पाएं। वन संरक्षण के लिए चयनात्मक कटाई अनिवार्य है, जिसके अंतर्गत परिपक्व पौधों को हम धीरे से निकालें और नए पेड़ पूरी तरह से वहाँ लगाएं। वनों में ऐसे पौधों की कटाई भी अनिवार्य है जिस पर रोग लग गया हो, और नहीं तो वो क्या करेगा, अपने समीप के दूसरे पेड़ को भी प्रभावित कर देगा और वो पेड़ भी नष्ट हो जाएगा। वनों के संरक्षण के लिए हमें हानिकारक, विकृत, अनावश्यक अधिक स्थान घेरने वाले पेड़ पौधों की कटाई एवं छटाई भी आवश्यक है। ये ना हो कि हम इतने बड़े बड़े पेड़ लगा दें कि पेड़ तो पर यूनिट एरिया पेड़ कम हो, तो ऐसा करने से बचने के लिए जो पेड़ बड़े पेड़ हैं उनको हमें ससमय कटाई भी करें, उनकी छटाई भी करें, अन्य पेड़ को बगल में लगा करके जो लाभदायक हों हम लाभ उठाएं, ऐसा भी करना चाहिए। इसके अतिरिक्त तो हमें पेड़ों में लगने वाले कीड़ों और बीमारियों की रोकथाम के लिए हमें सतर्क रहना चाहिए। अनेक प्रकार के कीटनाशी आते हैं जिनका कि हम छिड़काव, अगर पेड़ ऊंचे हैं तो हम स्प्रे के द्वारा, वायुयानों के द्वारा उस पर छिड़काव भी करते हैं और हमें छिड़काव करना भी चाहिए। वनों के वृक्षों को विशेषज्ञता द्वारा निश्चित अंतराल के पश्चात निरीक्षण करना चाहिए। अगर कोई प्लांट चलता नहीं है तो हमें ये देखना चाहिए आखिर में ये प्लांट क्यों नहीं चल रहा है, आवश्यकता किसकी है। अगर हमें पोषक तत्व की आवश्यकता है तो हम कार्बनिक पदार्थ डाल करके, गोबर की खाद डाल करके, सड़ी पदार्थ डाल करके, मछली की खाद डाल करके उसको हम पुनः जीवित करके उसको चलने योग्य बनाएं। तो वनों में ऊंचे स्थान पर संचार सुविधाएं होना चाहिए, परीक्षण गृहों की स्थापना करना चाहिए, तभी तो हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कर सकते हैं। इसमें न केवल समाज के लोगों को, बल्कि विद्यार्थियों को, बल्कि शिक्षाविदों को और विभिन्न एनजीओज को आगे आना बहुत ही आवश्यक है। ये जागरूकता फैलाएंगे तभी ऐसा संभव हो सकेगा। वन संरक्षण हेतु गवर्नमेंट भी बहुत सारी योजनाएं चलाती है, वो भी बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है, जिसमें कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के ऐसा कार्य करती है जिससे कि हमारे वन बचाए जा सकें। इसमें क्या होता है कि अनेक राज्य और वनों का सर्वेक्षण करके वन क्षेत्रों के प्रबंधन हेतु वैज्ञानिक योजना बना लेते हैं और उन वैज्ञानिक योजना के अंतर्गत विकास तथा देखभाल करते हैं। सड़क और रास्ते उसी के अनुसार बनाते हैं। ये नहीं है कि इस क्षेत्र में हम सड़क निकाल दें, बहुत ही आवश्यक है तो ही सड़क निकालते हैं। वो योजना बनाते हैं कि हमारे पेड़ कम से कम कटें, तीव्रता से वृद्धि करने वाले तथा आर्थिक दृष्टि से उपयोगी वनों को लगाने के लिए वन विभाग जोर देता है। ऐसे पौधे जो बहुत जल्दी बढ़ते हैं तथा जो आर्थिक रूप से जिनकी महत्वता है, ऐसे पौधों को वन विभाग क्या करता है, प्रोत्साहन देता है, लगाने के लिए वो प्रेरित करता है। समय समय पर हमारी वन संपदा का सर्वेक्षण भी कराती है। देखा होगा सर्वेक्षण करने पर
पेड़ पौधों के किनारे किनारे जाकर के विभाग के द्वारा एक लाल पट्टी लगा दी जाती है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि उसमें कील लगा करके पौधे का नाम, पौधे की नंबरिंग डाल दी जाती है। तो ये क्या है? ये सर्वेक्षण ही तो है। ये सर्वेक्षण सरकार के द्वारा वन संपदा को संरक्षित करने के लिए किए जाते हैं। वन संरक्षण कानून के अंतर्गत वन वृक्षों की अवैध कटाई को कड़ाई से रोका जाता है। ऐसे कानून बन गए हैं जो कि हम कटाई को रोकने के लिए बनाए गए हैं। यदि कोई वृक्ष काटता है तो उसके एवज में उसको दंड मिलता है। अनाकारण जो काटता है उसको दंड का प्राविधान भी हमारे राज्य के कानूनों में है। मृदा अपरदन, जो सॉइल एरोजन होता है, जिससे कि ऊपर की मिट्टी जो है बह करके नष्ट हो जाती है, कृषि विभाग तथा वन विभाग ने मिलकर के कई योजनाएं तैयार की हैं। उसमें क्या होता है कि मृदा के जो कण हैं पौधों की जड़ों से बाइंड रहते हैं, जुड़े रहते हैं। आसानी से पानी के द्वारा या हवा के द्वारा उनको अलग नहीं किया जा सकता किसी कीमत पर। तो इसको रोकने में हमारा कौन सहयोगी होता है? इसमें रोकने में पौधे सहयोगी होते हैं। इसीलिए तो वन विभाग का ये और भी दायित्व बढ़ जाता है कि उस स्थान की मिट्टी न कटे, तो अधिक से अधिक पौधे लगाएं और उन पौधों को उनकी जड़ों को खोलने न दें, उनको हम संरक्षित करें। तो समय समय पर उनकी अर्थिंग भी करें। अर्थिंग का मतलब है वनों के चारों तरफ, पेड़ के चारों तरफ मिट्टी को अच्छी तरह से डालना। इसके वन संरक्षण के उद्देश्य से अनेक वनों को सुरक्षित वन अभयारण्य वन घोषित किया गया है। जब हम वन संरक्षण का कॉन्सेप्ट लेकर के चलते हैं तो क्या चलते हैं कि हम वहाँ पर ऐसे वन्य जीव बनाए, वन्य जीव का संरक्षण करें और उनको चारों तरफ से घेर दें, तो वनों की भी सुरक्षा होगी और वन्य जीव भी सुरक्षित होंगे। ऐसा हम करें। राज्य सरकारों द्वारा अनेक राष्ट्रीय उद्यानों की जो स्थापना की गई है वो किस पे आधारित है? इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है कि वन के साथ साथ हम अपने वन्य जीव को भी संरक्षित करें, जो कि वन्य जीव तथा जो वन है वो हमारी राष्ट्रीय धरोहर है। तभी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की जाती है। वन संरक्षण के लिए जन सहयोग की अत्यंत आवश्यकता को देखते हुए अनेक राज्यों में सामाजिक वानिकी की योजनाओं भी चलाने का प्लान किया है। तो अनेक जगह पे, अनेक राज्यों में सामाजिक वानिकी की योजनाओं का भी प्रारंभ किया गया है। ये सोशल फॉरेस्ट्री सभी को लाभ देने के लिए ही तो चलाई गई है। इसमें सामाजिक वानिकी के अंतर्गत सार्वजनिक और सामाजिक स्थानों पर जहाँ पर बेकार पड़ी हुई भूमि है, उस भूमि की रिक्तता को, उस भूमि जो रिक्त भूमि है उसमें क्या करते हैं हम? वन लगाकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की वन उपज संबंधी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। जैसे दैनिक आवश्यकता क्या होती हैं? जैसे ईंधन होता है, चारा होता है, घास होती है, जल होता है, गृह निर्माण हेतु लकड़ी होती है। ये किसके द्वारा, किसके लिए? कि जो वहाँ के लोग हैं उनको हम सामाजिक वानिकी का कॉन्सेप्ट समझाते हैं और उनसे हमें, जो पौधों से हमें जो विभिन्न प्रकार की उपज, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, उनका वो उपयोग कैसे करें, इस कॉन्सेप्ट को समझाते हैं और समझा करके हम वनों को प्रोत्साहित या उन वनों का प्रोत्साहन करते हैं। तो सामाजिक वानिकी के अंतर्गत और क्या हो सकता है? इसके अतिरिक्त बेरोजगारी को कम करने में सहायक होते हैं। रिक्त भूमि जो पड़ी हुई है, बंजर भूमि पड़ी हुई है, जो इरोजन के कारण नष्ट होती चली जा रही है, उसका सदुपयोग होता चला जा रहा है। और जितने भी कुटीर उद्योग हैं, ये छोटे छोटे लकड़ी के उद्योग, छाल के उद्योग, छोटे छोटे पेटी बनाने का उद्योग, लकड़ी के विभिन्न छोटे छोटे कोयला बनाना का उद्योग, ये सारे जितने भी कुटीर उद्योग हैं, इनका विकास सामाजिक वानिकी से जुड़ा हुआ है। तो ये अगर हम सामाजिक वानिकी को एक साधारण भाषा में डेवलप कर लेंगे तो क्या होगा? हमारा स्वयं का विकास और पर्यावरण का विकास भी होगा
और वातावरण भी स्वच्छ होगा। तो ये कॉन्सेप्ट लेकर के हम समाज के अंदर जाते हैं और उनको हम कहेंगे कि एनवायरनमेंट का आप प्रोटेक्शन करें, आप वन का प्रोटेक्शन करें, तभी हम ये लाभ वनों से प्राप्त कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त वनों के लाभ एवं वन की उपयोगिता, इसके बारे में देखिए, मानव को वनों से होने वाले अनेक लाभ हैं। अभी हमने शॉर्ट में आपको अवगत कराया, बहुत सारे कौन कौन से लाभ हैं। ये कुछ मनुष्य वनों के बिना ठीक, यदि हम यह कहें कि मनुष्य वनों के बिना ठीक ढंग से नहीं रह सकता तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी। वनों से मिलने वाले लाभ बहुत सारे हैं जो कि निम्नलिखित दिए गए हैं। वनों से प्राप्त होने वाले पदार्थ आधुनिक सभ्यता के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, सभ्य समाज, अनेक उद्योग धंधे, उनके लिए निर्मित अर्ध निर्मित कच्चा माल हमें कहाँ से प्राप्त होता है? हमें वनों से ही तो प्राप्त होता है। और उसमें मिलने वाली सामग्री जिसको कि हम जानते भी हैं और एक एक करके हम बता भी रहे हैं। अनेक प्रकार की इमारती लकड़ी, इमारती मीन्स इमारत, मकान बनाने वाली लकड़ी या फर्नीचर बनाने वाली लकड़ी, जैसे देवदार, शीशम, साल, सागौन, और जलाने के लिए जैसे ढाक, बबूल, इमली और गोंद, रेजिन। गोंद, रेजिन किससे पाया जाता है? बबूल और नीम में पाया जाता है। कॉर्क, जैसे ओक की छाल से कॉर्क बनता है। टेनिन अमलतास तथा बबूल से बनता है। रबर, इसके अलग पौधे पाए जाते हैं, रबर प्लांट होता है, उससे हमें रबर प्राप्त होती है। कत्था, ये भी रंग हमें प्राप्त होता है, रंग प्राप्त होता है। सुपारी, ये सुपारी का भी महत्व है, हम धार्मिक कार्यों में भी इसका प्रयोग करते हैं। औषधि, विभिन्न प्रकार की औषधि, सिंगोना से वगैरह से जो बहुत ही पॉपुलर है, नीम से भी बहुत सारी औषधि बनाई जाती हैं और अर्जुन से भी बहुत सारी औषधि बनाई जाती हैं। आंवला स्वयं में एक औषधीय पौधा है। और नीम से क्या होता है? नीम से डिसइंफेक्टेंट करने के लिए एक लिक्विड बनाया जाता है। तुलसी, इसका भी प्रयोग हम करते हैं। फल, फूल, पशुओं का चारा, ये बहुत सारे पदार्थ हैं जिनके ऊपर की हमारी मानवता, हम सब निर्भर रहते हैं। और अनेक प्रकार के उद्योग धंधे, जैसे बड़े बड़े उद्योग धंधे, जैसे कागज़ है। कागज़ किससे बनता है? कागज़ लकड़ी की छाल से बनता है, इसका पेस्ट बनाया जाता है। उस स्लरी को हम रोलर के द्वारा पतले पतले आकार में बना लेते हैं, जिसे कहते हैं कागज़। लाख बनाई जाती है। दिया सलाई के पौधा होता है, उससे दिया सलाई की सीख बनाई जाती है। धागे बनाए जाते हैं, धागे कपास के द्वारा, रेशम के द्वारा ये सब बनते हैं। रबड़ बनती है, पेंट बनता है, वार्निश बनती है, रेजिन होता है, कत्था होता है, सेलुलोज होता है, फर्नीचर होती है, प्लाईवुड है, टोकरी है। ये सब क्या है? ये कुटीर उद्योग हैं। चटाई है, जूट है, गलीचा है, शहद है, रेशम है और लाख। ये सब अलग अलग में अपनी पूर्ण इंडस्ट्री भी हैं, बड़े उद्योग धंधे भी हैं और इसमें कुटीर उद्योग भी धंधे हैं। ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? ये सब हमें फॉरेस्ट से प्राप्त होते हैं। जब वनों से प्राप्त होते हैं तो हमें वनों का संरक्षण करना भी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसी तरह से पर्यावरण एवं उसके संतुलन के लिए भी हमें इनका बहुत लाभ है। वन से क्या होता है? जलवायु नियंत्रण में हमें सहायक मिलता है। जो टेम्परेचर बढ़ता है कभी कभी 50 डिग्री, अदरवाइज़ क्या होता है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चला जाता है और 50 डिग्री सेंटीग्रेड जाने पर हम अपनी पृथ्वी पर जीवित नहीं रहते। यहाँ तक कि इतना टेम्परेचर अभी भी बढ़ रहा है कि कुछ चिड़ियों के अंडे हैच नहीं हो रहे हैं, कुछ उनकी प्रजातियाँ भी विलुप्त हो गई हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? पर्यावरण संतुलन के लिए वनों का कंजर्वेशन करना चाहिए। वन हमें आर्द्रता देते हैं, वन हमारी वर्षा को नियंत्रित करते हैं और क्या करते हैं? वन तेज आंधियों को रोकते हैं
मरुस्थल के प्रसार में अवरोध कर पैदा करते हैं। अगर वन नहीं होते तो तेज आंधियों के द्वारा बाहर से लाई गई मिट्टी जो उड़ के आती है वो दूसरे स्थान पर, रेगिस्तान में, राजस्थान में देखा है, वो मिट्टी एक स्थान पे आकर के दूसरे स्थान पर टीला बना लेती है। और अगर ऐसा ही होता तो वन ना होते तो मिट्टी जाने कहाँ तक जा कर के सारी पृथ्वी को नष्ट कर देती। तो क्या करते हैं ये हमें मरुस्थल के प्रसार में भी वन हमारी मदद करते हैं और वायु को स्वच्छ करते हैं। अधिकतर वन क्या करते हैं, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के ऑक्सीजन को हमारे लिए बचा के रखते हैं। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तभी तो ऑक्सीजन छोड़ेंगे, जो ऑक्सीजन हमारी प्राणवायु है। और वनों द्वारा जलवायु का नियंत्रण एवं प्रदूषण की रोकथाम भी होती है। अब मनोरंजन के भी साधन वन होते हैं, रमणीयता के भी साधन वन होते हैं, सौंदर्य एवं शिकार भी हम वनों से ही करते हैं, रिक्रिएशन जिसको कहते हैं। तो विभिन्न प्रकार के मनोरंजन के साधन, रमणीय स्थल, बिहार, बड़े बड़े वन जहाँ पर हम माइंड फ्रेश करने के लिए जाते हैं। तो ये है क्या, हमें वन रिक्रिएशन कराते हैं। और कुछ लोगों का शौक होता है शिकार करना, तो इधर की तरफ भी वन, हमें वनों में ही ये पक्षी वगैरह मिलते हैं जिनका कि हम शिकार करते हैं। इसमें सौंदर्य की उपमा किसको दी गई है, वन को दी गई है। रंग बिरंगे फूल भी हमें वन से मिलते हैं और विभिन्न प्रकार के पक्षी देखने को मिलते हैं। सुंदरता का परिचय हमें वनों से ही होता है। तरह तरह की बोलियां, तरह तरह के पक्षी, रंग बिरंगे पक्षी, देश विदेश के पक्षी आकर के वन में ही रहते हैं, वन विहार करते हैं, जिससे हम आनंदित होते हैं। वनों में जंगली जानवरों का शिकार प्राचीन काल से ही बहुत प्रसिद्ध है। इस पर हालांकि अब पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन किसी समय में शिकार के लिए रिक्रिएशन का साधन भी वन ही था। वनों से हमें विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां, दवाएं इत्यादि मिलती हैं। हम खुशहाल रहते हैं वनों के ऊपर। प्राचीन काल में देखा कि वनों में हिमालय जो था वनों का भंडार था। अभी भी चाइना में 5000 ऐसी प्रजातियां हैं जो जड़ी बूटी के द्वारा, जो उनके औषधि गुण के कारण हम उसका प्रयोग मेडिकल फील्ड में करते हैं। अमेरिका में भी लगभग इतनी ही प्रजातियां हैं पौधों की। और हमारा जो हिमालय पर्वत है, जो वन संपदा है, वो इन औषधि पौधों का भंडार है। इसमें इतनी औषधि है कि हमारे देश में अगर किसी प्रकार की आपत्ति विपत्ति आए तो वो उसको ठीक कर सकती हैं। आवश्यकता है तो उनके खोजने की, इस पर रिसर्च चल रही है। वनों से उपयुक्त सभी लाभों एवं उपयोगिताओं को देखते हुए वैदिक काल के पूर्व से ही हमारी सभ्यता का प्राण एवं स्तंभ बने हुए हैं। इसीलिए वेद पुराणों में वृक्षों को काटना, उन्हें हानि पहुंचाना नराधम कहा गया है। वृक्ष पुत्र के समान होता है। इसीलिए यहाँ जब हम अपनी जनरेशन से अपने पुत्र के समान मानते हैं तो हमारा दायित्व और भी बढ़ जाता है कि हम पुत्र के समान उसकी रक्षा करें और उसकी सेवा करें और उसके जीवन के लिए कामना करें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ऐसा अब हम वनों के उन्मूलन के बारे में बताएंगे कि बहुत सारे लोग कैसे वनों को उन्मूलित करते हैं, कैसे नष्ट कर देते हैं। वनों के उन्मूलन एवं उनसे क्षति पहुंचने के कौन कौन से तरीके हैं। वनों में आग लग जाती है, वन संपदा की क्षति आग लगने से हो जाती है। वनों में निवास करने वाले एवं वन विभाग में कार्य करने वाले श्रमिक बीड़ी, सिगरेट, माचिस और तापने के लिए वनों में आग लगाते हैं और ऐसे ही छोड़ देते हैं। वो आग पूरे वन में फैल करके वन को नष्ट कर देती है। कभी कभी आग लगने से प्राकृतिक कारण भी होते हैं। प्राकृतिक कारण क्या हो सकते हैं कि लकड़ी के आपस में रगड़ने से जो चिंगारी निकलती है, जो आग निकलती है, इसके कारण अधिकतर बांस की लकड़ी में होता है। इसके कारण वनों में आग लग जाती है और वन नष्ट होने लगते हैं।
पेड़ पौधे और उसमें निवास करने वाले जीव जंतु जल करके समाप्त हो जाते हैं, वन संपदा नष्ट हो जाती है, जैव चक्र प्रभावित हो जाता है, बहुत सारे जीव उसमें जो रहने वाले हैं जिनको शेल्टर मिला हुआ वो नष्ट हो जाते हैं, और जो कार्बनिक पदार्थ नीचे जमा था वो जल करके नष्ट हो जाता है, मृदा अनउर्वरक हो जाती है, सूक्ष्म जीव जल जाते हैं। इसी तरह से आग से वनों की जो जो क्षति होती है वो भविष्य में हमें बहुत ऐसे प्रभाव छोड़ करके जाती है जिनको कि हमें काफ़ी दिनों तक जिनका दंश हमें झेलना पड़ता है। इसी तरह से वनों से अंधाधुंध वृक्षों का काटना, हम ये नहीं देखते हैं, कुछ लोग वनों की उपयोगिता को न समझते हुए ना समझ बन करके वनों को अंधाधुंध काटते चले जाते हैं अपने व्यक्तिगत आर्थिक स्वार्थ के कारण। उसमें स्वार्थ क्या हो सकता है, चाहे वो धन कमाना हो, चाहे वो अपना आवास बनाना हो, चाहे हमें नई नई टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना हो, जिसके लिए पुलों का निर्माण करना हो, हमें रोड का निर्माण करना हो, हमें रेलवे लाइन निकालनी हो, या अन्य कोई ऐसा कार्य करना हो जिसके लिए हम बिल्कुल स्वार्थी होकर के वनों को काटते चले जाते हैं। ये नहीं करना चाहिए, इसको रोकना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण इसमें सबसे बड़ा कारण है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी हमें उसके लिए साधन जुटाने पड़ेंगे, और उन साधनों को जुटाने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हमें अपने वनों की तरफ ही जाना पड़ेगा, उनका ही कत्ल करना पड़ेगा। इससे हमें बचना चाहिए। इसके लिए हमें जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना चाहिए, हमें स्वयं जागरूक होना चाहिए, और कोशिश ये करें जहाँ पर वन हैं, अगर बनाना भी पड़े तो वहाँ पर रोड न बनाएं। कोशिश करें कि पेड़ को बचा करके हम ऐसा कृत्य करें, क्योंकि पेड़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वनों से लकड़ी को निकालने के लिए क्या करना चाहिए, अवैध कटान करते हैं, लकड़ी निकालते हैं तो पेड़ पौधे टूटते चले जाते हैं, नए पौधे भी टूट जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नए नए टेक्निकल जो साधन उपलब्ध हैं, नई टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, उनका प्रयोग कर हम उन पौधों को धीरे से काटें, जिससे कि हमारे नए पौधे न टूटें। सड़क बनने के बाद या उसका हम उपयोग करने के बाद तो कोशिश ये करें कि हम उसकी जगह नया वृक्षारोपण कर दें। तो हम क्या करेंगे कि हम अपने वन संपदा को बचा पाएंगे। इसी तरह से कीड़ और दीमक भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। वनों के विनाश में विभिन्न प्रकार के कीड़े और एवं रोग अत्यधिक प्रभावी होते हैं। इनके द्वारा वृक्षों को बहुत हानि होती है। वन को इनसे बचाने में सबसे बड़ी कठिनाई होती है कीड़ों मकोड़ों का प्रकोप, उनको रोकना। एक बार अगर कीड़ा लग जाए तो वन पूरे पेड़ को नष्ट कर देता है। अगर कीड़े लगे वृक्ष को हम वहाँ से हटा लें तो अन्य पेड़ उससे बच जाते हैं। तो ऐसे पौधों को निकालने के लिए हम नई तकनीकी का प्रयोग करें, ऐसी मशीनरी का प्रयोग करें जैसे अन्य पौधे जिससे प्रभावित न हों। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे जो कारण हैं जिनकी वजह से वन जो है उन्मूलित होते चले जा रहे हैं। इनको हमें कंजर्व करना, वनों को हमें कटाई से रोकना, वनों को हमें संरक्षित करना बहुत ही आवश्यक है। वनों के विकास के लिए हमने बहुत सारे सुझाव कुछ आपको दिए हैं, जैसे वनों के क्षेत्र का विस्तार करना और वृक्षारोपण करना, वनों की उत्पादकता को बढ़ाना, वनों को संरक्षण देना, वन विकास के लिए विभिन्न प्रकार की राज्य, केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा मिलकर काम करना, वन रोपण में सहायता करना, राज्यों के वन एवं कृषि विभाग के साथ सहयोग करना, विभिन्न प्रकार के वन बोर्ड वगैरह जो बने हुए हैं उनमें जागरूकता लाना और उनके साथ मिलकर समाज सेवी लोगों को काम करना, फार्म वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना, गांव में फार्म वृक्षारोपण को प्रोत्साहन करना, छोटे छोटे टुकड़ों पर हम वृक्ष लगाएं। गवर्नमेंट की भी योजना है कि आप अपना खेत बताइए, आपको अगर वन लगवाना है तो वो स्वयं जा कर के वहाँ पर वन लगा देंगे। नहरों, सड़कों, रेलवे लाइन दोनों तरफ वृक्ष वगैरह लगवाने में सहायता प्रदान करें।
वन महोत्सव का प्रचार प्रसार करें। वन संरक्षण के लिए बहुत ही आवश्यक है। हम जगह जगह समाज का सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता अथवा जनप्रतिनिधि को पुरस्कृत करें, जिससे कि भावना जागृत हो कि हम वन को बचा रहे हैं, इसलिए मुझे पुरस्कृत किया जा रहा है। और भी लोग इसमें आए। हर बच्चे के लिए एक पेड़, स्कूल में जा कर के बच्चों को कहना चाहिए, बच्चों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। वन की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हम ऐसी वनों को लगाएं जो कि बहुमूल्य लकड़ी हों। इसी तरह से परिवहन में कठिनाई को दूर करने के लिए हम ऐसे परिवहन के रोड के चारों तरफ वृक्षारोपण करें। वन को संरक्षण हम दें। कानूनों को हम प्रभावी ढंग से लागू करवाने में सरकार का पूरा सहयोग दें। पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध लगाएं। कोशिश ये करें कि पहाड़ जो होते हैं ऊबड़ खाबड़ होते हैं, अगर हमने वृक्षों को काट दिया तो उनकी जड़ें जो मिट्टी को समेटे हुए हैं वो मिट्टी कटने के बाद बह करके नष्ट हो जाएगी। और पेड़ तो नष्ट होगा ही, लेकिन मिट्टी भी नष्ट होने से हमारी वन तथा मृदा संपदा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। पशुओं को मुक्त चराई पर रोक लगाना चाहिए। चारागाह अलग करें। ये नहीं है कि जहाँ वन लगे हुए हैं वहाँ पर ही हम चारागाह बना लिया, तो उससे वनखोरों से उनसे पेड़ पौधे टूट जाएंगे। क्या इनका भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का क्या महत्व है? प्रत्यक्ष महत्व और लाभ बहुत सारे हैं। लकड़ी प्राप्त होती है, अन्य सहायक उपजों की प्राप्त होती है, उद्योग धंधे लगते हैं, पशुओं के लिए चारागाह मिलता है, मनुष्यों के लिए रोजगार मिलता है, विदेशी मुद्रा की प्राप्त होती है, लघु उद्योगों की स्थापना में सहायता मिलती है, सरकार के राजस्व की प्राप्त होती है, मृदा अपरदन रुकता है, जलवायु को संतुलित रखने में सहायक होता है, बाढ़ नियंत्रण में सहायता मिलती है, रेगिस्तान के प्रचार पर रोक लगती है, जलाशयों में जल वृद्धि हो जाती है, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, देश की रक्षा में सहयोग होता है, प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि होती है, प्रदूषण की गंभीरता को भी कम करती है, मानव जीवन की रक्षा होती है। तो वनों से हमें बहुत सारे लाभ हैं। अतः हमें जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के साथ साथ वन संरक्षण पर जब हम जोर देंगे तभी हम पूरी तरह से सुरक्षित रह पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। ये देखिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन, इसमें देखिए कितनी बायोडाइवर्सिटी है, लिविंग्स, प्लांट्स, ये देखिए जीव, मिट्टी, लिविंग एंड नॉन लिविंग सारे प्रकार के, ये देखिए जल, सारे प्रकार के तत्व हमें, ये बायोडाइवर्सिटी है। इसको हम अगर संरक्षित करेंगे, इसको ध्यान से देखें तो हमें इसको संरक्षित जब हम कर पाएंगे तभी हम संरक्षित हो पाएंगे। अगर ये कट गए तो ये प्राणी कैसे बचेंगे, अगर ये कट गए तो ये मिट्टी कैसे बचेगी, अगर ये कट गए तो ये शुद्ध पानी कैसे मिलेगा। इस पर हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। अब हमें क्या होता है, जैसा कि बताया था, द एरिया कवर्ड विद द डेंस ट्री दैट इज फॉरेस्ट, यही एक वन है। इसका हमें मैनेजमेंट करना बहुत ही आवश्यक है। इतने सारे अभी आपको डिक्टेट किए गए इनके लाभ, जिनके द्वारा मेरी समझ से अब तो आपको समझ में आया होगा कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट ही बहुत ही आवश्यक है। द लैंड विच इज़ नॉट यूजफुल फॉर कल्टिवेशन नॉर फॉर द ग्रास लैंड एंड पास्चर विच में कम्स अंडर द फॉरेस्ट मैनेजमेंट। फॉरेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत क्या करना चाहिए, हमें वन को लगाना चाहिए, पौधों को लगाना चाहिए, ऐसे पौधों को लगाना चाहिए जो कि हमारे लिए लाभदायक हैं। क्या करते हैं, देखिए इफेक्ट ऑन क्लाइमेट, वन हमें क्लाइमेट पर भी इफेक्ट करते हैं, वाटर पे भी इफेक्ट करते हैं, सॉइल पे भी इफेक्ट करते हैं। रेगुलेट ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, विंड वेलोसिटी, ट्रांसपायरेशन, विंड प्रेशर, टेम्परेचर, सोलर रेडिएशन, रेगुलेट वाटर टेबल, प्लांट सक्सेशन, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सॉइल वाटर टेबल, सरफेस रन ऑफ, स्ट्रीम फ्लो, देखिए इरोजन कॉज्ड बाय वाटर, विंड, हेल्ड मीन सॉइल फॉर्मेशन। These are effects of the forest. Effect on wildlife, effect on education. देखिए वाइल्ड लाइफ में क्या करता है, यूज एज सेंचुरी, सेविंग ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीसीज, मेंटेन एनवायरमेंटल इकोलॉजी।
इफेक्ट ऑन रिक्रिएशन यूज एज स्पोर्ट्स एक्टिविटी, पिकनिक, रिक्रिएशन एंड रिट्रीट, ये सारे हमारे वनों के इफ़ेक्ट्स हैं। और ये सारे हम क्या क्या इफ़ेक्ट पढ़ते हैं, ये हमारा एरिया है। ये जो आपका जो पिक्चर है, ये पिक्चर आपको पूरी बायोडाइवर्सिटी के बारे में अगर ध्यान से देखें तो हमें अवगत करा रही है कि अगर ये ना हुए तो ये नहीं रहेंगे, ये नहीं रहे तो हमारा पानी भी नहीं शुद्ध मिलेगा, हमें सॉइल भी नहीं मिलेगी, और ना हमें शुद्ध एयर मिल पाएगी, ना हम शुद्ध पानी ले पाएंगे, और ना हमें खाने जिससे कि ऊपर हम प्रोडक्शन करते हैं, ना हमें ऐसी मृदा मिल पाएगी। लिहाजा हमें इनको बचाना बहुत ही आवश्यक है। थैंक यू वेरी मच।